गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर प्रॉब्लम, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत की जो समस्या है उसके पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है और उनका प्रभाव कैसा है, ये सब हमने अध्ययन किया था। अब पिछले वीडियो से आगे की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न करने की दृष्टि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बड़ा महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। इसका एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु की अपेक्षा 14,000 गुना अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन के परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 20% तक तापमान बढ़ाने के लिए क्लोरोफ्लोरो या CFC गैस को उत्तरदायी माना जाता है। हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का ऋणात्मक प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, ऋणात्मक पक्ष की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव का विशुद्ध अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है तथा अनेकों दुष्प्रभावों को रेखांकित करने का सदप्रयास मानव हित में किया जाना संभव हुआ है। प्रमुख दुष्प्रभाव निम्नानुसार है। पहला, तापमान का बढ़ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विगत 10,000 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है। यह भी अध्ययन किया गया है कि पृथ्वी का वातावरण औसत वार्षिक तापमान में तनिक सी वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित हो सकता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि 5,000 वर्ष पूर्व जब आज की अपेक्षा तापक्रम 1 डिग्री अधिक था, तब आज की तुलना में वातावरण में अत्यधिक भिन्नता थी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों, विशेषकर जलवायु संबंधित परिवर्तनों के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है, किंतु निम्नलिखित परिणामों के बारे में अधिकांशतः सभी वैज्ञानिकों में सहमति है। पहला, आर्कटिक क्षेत्र में शीत ऋतु में भी अधिक तापमान तथा भूमि क्षेत्रों में भीषण गर्मी का पड़ना। दूसरा, पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया में ग्रीष्मकाल में मानसून से अतिवृष्टि होना। तीसरा, औसत वर्षा के क्षेत्रों में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न होकर तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना। चौथा, रेगिस्तानी क्षेत्रों का विशेषकर अफ्रीका में अधिक फैलाव होना। और पांचवा, विकटतम सूखे की स्थिति तथा अनेक प्रकार के उग्र मौसमी परिवर्तन, कटिबंधीय तूफानों के कारण होने की प्रबल संभावनाएं। और छठा है हिमाच्छादित क्षेत्र, जो कि क्रायोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं, बढ़ते तापमान से सर्वाधिक प्रभाविकता प्रदर्शित करेंगे, जिससे बर्फ का पिघलना भी सम्मिलित है। उपरोक्त पूर्वानुमान वास्तव में विस्मयकारी होकर भय उत्पन्न करने वाले हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो सन 2100 तक 1.8 से 6.3 डिग्री सेल्सियस अर्थात औसत 3.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। इस बढ़ोतरी से भीषण बाढ़, सूखा, चक्रवात सहित महामारियां फैलने की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे मानवता ही खतरे में पड़ सकती है। वर्षा में वृद्धि। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होने से वर्षा सर्वाधिक प्रभाव प्रदर्शित करेगी। वर्षा का स्वरूप बदलने के साथ ही इसमें 7% तक की वृद्धि दिखाई देगी। ग्रीन हाउस प्रभाव दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव की ओर अधिक प्रभाविता प्रदर्शित करेगा। वर्तमान में शुष्क क्षेत्रों के हरा भरा होने के अतिरिक्त सहारा क्षेत्र जैसे मरुस्थल के उत्तर की ओर फैलने की संभावना भी बहुत प्रबल है। इससे भारत में प्रबल वर्षा की संभावना है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में वर्षा अत्यल्प होगी, बहुत ही कम होगी। विगत के 50 वर्षों में 5 सबसे ठंडे तथा 5 सबसे गर्म वर्षों के आधार पर किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अमेरिका, यूरोप, सोवियत संघ के अधिकांश भागों में अवशीतीकरण यानी कंडेंसेशन अत्यंत ही कम तथा जबकि भारत तथा पश्चिमी एशिया में यह अत्यधिक था। इससे पृथ्वी की ऊष्मा बढ़ने की संभावना प्रतीत होती है। अच्छे मानसून होने के साथ ही भारत में बाढ़ों में वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है। खाद्यान्न उत्पादन। अरब देशों तथा अफ्रीका के कुछ देशों में खाद्यान्न का उत्पादन अधिक वर्षा होने के कारण बढ़ने की संभावना है।
यह भी अनुमान लगाया गया है कि चीन तथा रूस में भी अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि औसत ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने से यूरेशिया में खाद्यान्नों के पकने का समय 2 से 3 सप्ताह तक बढ़ जाएगा। वायुमंडल में तापमान में बढ़ोतरी से भारत और दूसरे विकासशील देशों में अनाज की पैदावार कम हो सकती है और कृषि भूमि भी कम होकर मछलियों की संख्या में कमी का अनुमान भी लगाया गया है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से होने वाले विनाश को रोकने अथवा कम करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 15 देशों की जिनेवा में स्विट्जरलैंड में 1992 में हुई बैठक के पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ही उपरोक्त अनुमान जारी किए गए थे। अगला पॉइंट है ध्रुवों की बर्फ पर प्रभाव। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कुछ सदियों के पश्चात ध्रुवों पर बर्फ का अभाव हो जाएगा। ध्रुवों का तापमान 4.5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका वर्तमान में व्यक्त की जा रही है। इससे ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी। औसत ताप बढ़ने का यह दुष्परिणाम होगा। यह भी माना जा रहा है कि आर्कटिक सागर तथा ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघल जाएगी। भारत पर ध्रुवों की बर्फ पिघलने का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जल स्तर में बढ़ोतरी। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होने से ध्रुवों की बर्फ पिघलना अवश्यंभावी है। इस बर्फ पिघलने के कारण समुद्रों के जल स्तर बढ़ जाएगा तथा तटवर्ती क्षेत्रों के लाखों निवासियों का जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भविष्य के 100 वर्षों में 5 मीटर जल स्तर समुद्रों में बढ़ जाएगा। कहीं कहीं तो यह बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है। IPCC ने अध्ययनोपरांत अनुमान लगाया है कि समुद्री जल स्तर में यदि 1 मीटर की बढ़ोतरी होती है तो मार्शल द्वीप समूह की राजधानी माजुरो द्वीप का 80% तथा बांग्लादेश का 17% भाग जलमग्न हो जाएगा। इस जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण जो तूफान आएगा वे कटिबंधीय इलाकों के तटों तथा निचले क्षेत्रों को जल प्लावित कर देंगे। यह तूफान अनेक नदियां और देश के बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेंगे। जैसा ज्ञात किया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक 5 से 7 मीटर तक समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा। किंतु वर्तमान में ही यदि समुद्री जल स्तर में 10 से 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है तो निचले क्षेत्र जैसा फ्लोरिडा, वेनिस व हॉलैंड आदि का स्थलीय क्षेत्र कम हो जाएगा। छोटे छोटे द्वीपों के जलमग्न हो जाने की संभावना है। हमारे देश में भी ग्रीन हाउस प्रभाव सहित पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों के अध्ययनों हेतु अनेकों कार्यक्रमों पर कार्य किया जा रहा है। और ओजोन पर नियंत्रण, समुद्र के व्यवहार को जानना, हरित गृह गैसों पर नियंत्रण, पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययन इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। विश्व स्तर पर 1992 में रियो डी जेनेरो में तथा पुनः 1997 में क्योटो नामक स्थान में सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। किंतु अमेरिका तथा जापान जैसे विकसित राष्ट्रों के स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में सर्वसम्मत निर्णय पर्यावरण संरक्षण के बारे में नहीं लिया जा सका है। क्योटो सम्मेलन में 140 देशों ने वायुमंडल में हो रही ताप वृद्धि को रोकने पर अवश्य ही आम सहमति प्रकट की थी और इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र तथा विश्व स्तर पर हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में अनेकों सकारात्मक कदम उठाए गए तथा उठाए जा रहे हैं। फिर भी प्रत्येक मनुष्य को ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानकर तथा समझकर यथेष्ट योगदान देने की महती आवश्यकता है। ओजोन परत की समस्या, ओजोन लेयर प्रॉब्लम। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनुमानित है 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की उपस्थिति है। इस ऊंचाई तक के वायुमंडल को अध्ययन की सुविधा के लिए विशिष्ट लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित 6 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे माना जाता है। दूसरा क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज, पृथ्वी से 18 किमी की ऊंचाई तक इसे माना गया है। तीसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी से 32 किमी की ऊंचाई तक इसे माना गया है। चौथा ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे मोटी परत यह होती है। और पांचवा आयन मंडल, आयनोस्फियर, पृथ्वी से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे माना जाता है। बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे माना गया है। क्षोभ मंडल जो प्रथम परत है, इसमें गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण आदि मिलते हैं। आंधी तूफान का आना तथा हवाओं का चलना भी इसी परत से संबंधित है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्यस्थ परत है। इसमें दोनों परतों के लक्षण मिलते हैं। यह मात्र 2 किलोमीटर मोटाई वाली परत ही है। समताप मंडल नामक परत का
या तापमान समान रहने से इसका विशेष नामकरण किया गया है। इसमें हल्की गैसों का बाहुल्य होता है। ओजोन मंडल नामक परत में भी ताप समान रहता है, यथा तूफान नहीं आते, नहीं आंधियाँ ही चलती है। यह भाग ओजोन गैस की बहुतायत का होता है। यह गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी स्थित जीवों को हानि नहीं पहुंचा पाती। अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य भी ओजोन मंडल द्वारा ही किया जाता है। आयन मंडल में आवेश युक्त मुक्त कण जो आयन कहलाते हैं अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस परत में अवस्थित धन और ऋणाणु यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में विद्युत चुंबकीय क्रियाएं होते रहने से यहाँ चमक और प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। सबसे ऊपरी परत जो बहिर्मंडल कही जाती है तथा वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग यह निर्मित करती है। यहाँ वायु अत्यंत ही हल्की पाई जाती है। ओजोन परत पर दुष्प्रभाव। ओजोन की परत हमारे वायुमंडल का एक प्रमुख भाग है तथा सूर्य की किरणों के हानिप्रद प्रभाव को अपने में ये समष्टि कर लेती है, समाहित कर लेती है, जिससे हानिकारक किरणें पृथ्वी पर जंतुओं, वनस्पति वर्ग के जीवों तथा मानव जाति को अनेक दुष्प्रभावों से रक्षा करती है। वर्तमान में शोधार्थियों ने ज्ञात किया है कि ओजोन की रक्षक परत में से जो है, अब देखिए एक डायग्राम है हरित गृह प्रभाव और ओजोन परत की समस्या पे। 20वीं सदी की देन असुरक्षित ओजोन हो गई है, जिसमें ओजोन छिद्र की समस्या पैदा हो गई है। सुरक्षित ओजोन 21वीं सदी की कल्पना ऐसी की गई कि ओजोन जो छेद हैं उनको भर दिया गया है वातावरण के अंदर जो है ओजोन को नष्ट करने वाली जो CFC गैस है उसको कम से कम प्रयोग करके। तो इस प्रकार ओजोन परत में जो छिद्र हैं वो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण है। और फिर सुरक्षित ओजोन परत का डायग्राम है जिससे पृथ्वी को सुरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार कई प्रतिशत की कमी हुई है। इसी कमी से हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। ओजोन परत के क्षय होने का सबसे प्रमुख कारण पृथ्वी पर मानव द्वारा काम में लिया जाने वाला एक रसायन है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC के नाम से जानते हैं। इस रसायन का उपयोग एयर कंडीशनर में आजकल खूब किया जा रहा है। साथ ही रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक, रंग, फोम, एरोसोल आदि के अतिरिक्त इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और कीटनाशी, औषधीय और अग्निशामक यंत्रों के उद्योगों में भी इसको काम में लेने वाले रसायन भी ओजोन परत के लिए घातक होते हैं। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रयोगशाला में CFC का निर्माण किया गया था। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए इसका उपयोग विभिन्न आराम के साधनों में करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि CFC के अतिरिक्त मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हैलोजन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रसायन भी ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि फ्रियोन 11 व फ्रियोन 12 नामक गैसें जो एयर कंडीशनर में काम में ली जाती है का एक अणु मात्र ओजोन के 1 लाख अणुओं को आसानी से नष्ट कर देता है। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में ये ज्ञात किया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल की ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है। ये छिद्र उस समय मात्र फुटबॉल जितना ही बड़ा था। इस पर वैज्ञानिक बराबर अपनी दृष्टि रख रहे थे। अतः अब ये ज्ञात हुआ है कि ओजोन परत का ये छिद्र आज अफ्रीका महाद्वीप जितना बड़ा हो गया है। ओजोन अत्यधिक जटिल क्रियाओं द्वारा जो प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल प्रकार की होती है का द्वारा समताप मंडल में उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC द्वारा मुक्त फ्लोरीन परमाणु की उत्पत्ति कुछ रासायनिक क्रियाओं में होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा फ्लोरीन के मुक्त परमाणु ओजोन से क्रिया कर उसे ऑक्सीजन गैस के अणु तथा ऑक्सीजन परमाणु नवजात ऑक्सीजन में विभक्त कर देते हैं। इसलिए उन यौगिकों को घातक माना जाता है जो हैलोजन गैसों के मुक्त परमाणु उत्पन्न करते हैं। रोलैंड एवं मोलियना नाम के वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम से ओजोन परत के क्षय होने के संबंध में रोलैंड मोलिना परिकल्पना हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। इस परिकल्पना हाइपोथेसिस में विशेष रूप से यह बताया गया है कि क्लोरीन परमाणु सीधे ही ओजोन को नष्ट करने की क्रिया में इस प्रकार भाग लेते हैं कि एक परमाणु कई बार ओजोन ह्रास की क्रिया में भाग ले सकता है। अतः CFC को ओजोन क्षय की दृष्टि से अत्यंत घातक माना गया है। क्रुटजैन नाम के वैज्ञानिक ने ओजोन की मात्रा तथा वायुमंडल में बायोमास के जलाए जाने के मध्य भी संबंध स्पष्ट किया है। इनके अनुसार विमानों, कारखानों व वाहनों आदि से जो धुआं निकलता है उससे विभिन्न प्रकृति के रसायन वायुमंडल में प्रवेशित होकर ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। ओजोन परत के क्षय हेतु जिम्मेदार रसायनों की खपत विकसित देशों में सर्वाधिक 84% के आसपास है, जबकि विकासशील देशों में मात्र
14% है। और आश्चर्य ये तथ्य है कि भारत और चीन में तो ये खपत मात्र केवल 2% ही है। इसमें यह तथ्य स्पष्ट रूप से निकलता है कि अधिक खपत वाले देश ही ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें विकसित देश हैं। ओजोन परत को बचाए रखने हेतु विश्व भर में प्रयास 1985 में प्रारंभ हुए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर वियना ऑस्ट्रिया में एक बैठक आयोजित कर इस समस्या पर विचार विमर्श किया गया। सन 1990 में लंदन में जून माह में 118 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका ध्येय भी था ओजोन को बचाना। ओजोन परत सूर्य की किरणों के साथ जो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उन्हें अवशोषित या एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। यह अवशोषण या एब्जॉर्बेशन की क्रिया कम हो जाने पर आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव की त्वचा कोशिकाओं को नष्ट करके हिस्टामीन नामक रसायन का स्त्राव प्रारंभ कर देते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होकर निमोनिया, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस व अल्सर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा के कैंसर को भी पराबैंगनी किरणें जनक मानी गई हैं। आंखों के लिए भी पराबैंगनी किरणें घातक होती हैं। आंखों में घाव होना, मोतियाबिंद होना, आंखों में सूजन आना जैसी बीमारियां इन किरणों की देन मानी गई है। सूक्ष्म जीवों तथा वनस्पतियों पर यह किरणें अत्यंत घातक प्रभाव छोड़कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार पर फाइटोप्लैंक्टन्स को ये किरणें नष्ट कर संपूर्ण श्रृंखला को विघटित करने की सामर्थ्य दर्शाती है। ओजोन परत की सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत की क्षीणता के खतरे ने विश्व के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस समस्या से मुक्ति के लिए गंभीर चिंतन किया गया है व सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से एक तथ्य उभर कर सामने आया कि अकेले अमेरिका में CFC का 29% तथा यूरोप व रूस में मिलाकर 14% प्रयोग किया जाता है। इसकी तुलना में भारत व चीन में CFC के कुल उपयोग की जाने वाली मात्रा का केवल 2% भाग ही काम में आता है। स्पष्ट है कि स्थिति को बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। ओजोन परत की सुरक्षा के उपायों के अंतर्गत इस समस्या पर 2 प्रकार से कार्य करने के सुझाव दिए जाते हैं। पहला, ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले रसायनों के उपयोग में क्रमिक रूप से कमी करना, और दूसरा, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले रसायनों के विकल्पों की खोज, उत्पादन व उपयोग करना। फिर अगला है, सितंबर 1983 में मॉन्ट्रियल में हुए एक समझौते के अनुसार सन 2000 तक ओजोन घातक रसायनों के उपयोग की पूर्णतः बंद करने का सोचा गया था। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को ओजोन सुरक्षा दिवस तथा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1988 को यूनेप द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार पिछले एक दशक में ओजोन को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों में लगभग 80% की कमी हुई है। ओजोन के बारे में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि तीव्र सौर किरणों में O2 विखंडित होकर O3 का उत्पादन करती रहती है। ये क्रिया विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है या होती रहती है। थैंक यू।